आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं JDA पार्क जम्मू में खड़ा हूं और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं यहां पे, जो आज पीसफुल प्रोटेस्ट आम आदमी की तरफ से रखा गया है, जिसमें आम लोग भी जुड़े हैं और आम आदमी पार्टी के वर्कर्स भी हैं। और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट महराज मलिक के लिए हो रहा है, उसकी सपोर्ट में हो रहा है। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट आए, बहुत सारे लोग आए जो महराज मलिक की सपोर्ट में आए, आवाम उसकी सपोर्ट में आई। लेकिन उसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर का, वो एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज़ नहीं मान रहा है कि महराज मलिक को, जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है विद इन थ्रू PSO को रिमूव करने की पावर रखते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे साथ एडवोकेट साहब जुड़े हैं। आपका नाम? मेरा नाम संदीप शर्मा है जी। संदीप शर्मा जी, आज आप यहाँ पे आए हैं, महराज मलिक की सपोर्ट में आए हैं। आप बताएंगे क्यों, क्या लग रहा है आपको इस केस के बारे में? देखिए, केस की तो बाद में बात होगी। केस तो हम जीतेंगे, परंतु पहले तो ये बात है कि ये केस करने की नौबत क्यों पड़ी। नौबत पड़ी इसलिए क्योंकि ऐसा कानून हमारे सर पे डाल दिया गया है जो लोगों की आवाज़ को दबाने का एक हथियार है। राजनीति में हथियार यूज़ किया जाता है एक PSA का, कि अपने जो अपोनेंट है उसको धराशायी किया जाए, उसको मार दिया जाए, ताकि उसकी आवाज़ जो है लोगों तक ना पहुंचे, दुनिया ना सुन सके। तो ये कानून जो है, ये हम चाहते हैं इसको रिपील किया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पे तो ये शोभा देता था, अच्छा लगता था कि अंग्रेज़ों के टाइम पे ये कानून चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने लोगों को दबाना था। परंतु अब तो लोकतंत्र व्यवस्था है, इसमें राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी की बात की जाती है, राइट टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया JNK की बात की जाती है, और राइट टू हैव एसोसिएशन की बात की जाती है। आपने देखा जिस तरह से हमारे संजय सिंह जी, एक सांसद, जम्मू में भी आए, श्रीनगर में भी गए, और श्रीनगर में उनको डिटेन कर दिया गया। मेरे को बताइए क्या उसमें क्या दिक्कत थी? क्या वो मिलिटेंसी का साथ देने आए थे जम्मू व कश्मीर में? यहाँ वो कोई लोगों को भड़का रहे थे कि आप तोड़फोड़ कर दीजिए? तो ये किसी को भी किसी के एक्ट के तहत किसी को जेल की सलाखों में बांध देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो एक हथकंडा अपनाया जा रहा है और उसके विरुद्ध जो चला जा रहा है, हम उसकी मजम्मत करने के लिए यहाँ पे आए हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हैं। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो बोलते हैं यार, हमारे लोगों को हकों की आवाज़ जो है उसको दबाया ना जाए, उनके जो हकूक़ हैं वो दिए जाए। और जो ये दो तरीके की सरकार जम्मू व कश्मीर में चल रही है, एक जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, एक जो हमारे लेजिस्लेटिव्स हैं। और लेजिस्लेटिव के पास चले जाओ, डिप्टी CM आपको पता है क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं हमारे पास तो कोई राइट्स ही नहीं है, हम कुछ करवा नहीं सकते लोगों का, हम तो ट्रांसफर तक नहीं करवा सकते। आपको रोकना पड़ रहा है। आपने कहा कि डिप्टी CM बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। LG के पास जाओ तो वो कहता है हमारे पास पुलिस है। लेकिन आम आदमी और आम आदमी के लिए डेमोक्रेसी है। क्या डेमोक्रेसी सिर्फ किताबों में लिखी रह चुकी है? अगर डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में एक व्यक्ति को पूरा अधिकार है, उसको राइट टू वोट। उसने राइट टू वोट किया, अब उसका राइट टू रिप्रेजेंटेशन, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अंडर PSA बुक है, और वो PSA में बुक है। अब उनकी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? मानते हैं जी, अब जो ग्राउंड इन्वोक किए गए हैं, आपने अभी कहा कि चलो PSA जो बनाया था, वो PSA जिन लोगों के लिए बनाया था, टिमर स्मगलिंग या काउ स्मगलिंग थी, इन चीज़ों के लिए जो हार्डकोर क्रिमिनल थे। आपने ग्राउंड पढ़े होंगे, मेरे पास भी कापी आई थी, मैंने भी पढ़े। जिस 18 FIR के अंदर मैक्सिमम FIR में 353 सेक्शन जो IPC की है उसको इन्वोक किया गया है। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पब्लिक सर्वेंट, उसको एब्स्ट्रैक्ट किया। उस पर सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी गाइडलाइंस है, आप जानते होंगे उनके बारे में। लेकिन क्या ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी का MLA है, वो किसी पब्लिक सर्वेंट के पास जा रहा है कि मेरी आवाम का काम नहीं हो रहा है, और आप उस पर 353 इन्वोक करके उस पर FIR कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी हंसने की बात यह है कि अगर कोई गलत ऑफिशियल तरीके से हो तो वो सहा जा सकता है, परंतु पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर अपनी हक की बात करे तो वो ऑफेंडर हो गया बहुत बड़ा, उसके ऊपर PSA लगा दीजिए। मेरे को बताइए, ये जो एम्प्लॉइज़ की जो अभी प्रोटेस्ट निकाला गया एम्प्लॉइज़ के थ्रू, क्या एम्प्लॉइज़ को प्रोटेस्ट करना, आप मेरे को बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउ किया जाता है?
क्या किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उनके ऊपर। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और वो भी अगर सर ये अगर सर्विस कोड की बात है हाँ। कि आप एज ए एम्प्लॉई आप किसी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हो सकते, पता है ये आपको भी पता होना चाहिए बीइंग ए जर्नलिस्ट। और अगर आप नहीं वो चीज मुझे पता है, लेकिन इन केस अगर उनका हक मारा जा रहा है जहाँ पे उनकी एसोसिएशन उस चीज के लिए कर सकते हैं, वो एक सिटिंग एमएलए के अगेंस्ट कर, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, उसको यही बहुत अपना आंसर आपने खुद ही दे दिया, क्योंकि ये सब लोगों को जागरूक होना चाहिए। मेरे को बताइए कितने कोशों का नोटिस डीसी साहब ने निकाले अपने एम्प्लॉय के लिए कि आपने, लेकिन महराज मलिक का एलिगेशन ये था कि नहीं ये डीसी साहब पहले डीसी साहब को तो ये पूछना चाहिए एम्प्लॉइज को, आपको किसने बोला बाहर जाने के लिए। और अगर डीसी साहब ने नहीं बोला है तो उसको प्रूव भी तो करना है, किसने करना है, डीसी साहब ने। वो प्रूव कैसे होगा, उनकी एक्सप्लेनेशन निकालनी बनती है कि शो का नोटिस नहीं जाना चाहिए सभी एम्प्लॉइज को कि आपने किसको पूछ के आप सड़कों पे उतरे। ये एसोसिएशन की बात नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे कोई यूनियन खड़ी हो जाएगी हमारे हकों की बात करने के लिए। क्या ये मौजूदा सरकार का इंटेंशन? इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉइज है वो भी कहीं ना कहीं दुखी हैं। वो किससे दुखी हो सकते हैं एम्प्लॉइज? अपनी सरकार से ही होंगे ना, रिप्रेजेंटेटिव से उनको क्या खतरा है? रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं आप बैठे हो आपको बोलूंगा जनाब ये काम करवा दीजिए और आप नहीं कर पाओगे, तभी मैं गुस्सा आएगा। मेरे को क्यों आएगा गुस्सा तो तब भी आएगा ना जब मैं अपने लोगों के काम नहीं करवा पाऊंगा। मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है, अगर मैं उनके पास 3 बार जाऊंगा, देखो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर महराज मलिक ने कोई चीज बोली है, जांच दोनों तरीके से होनी चाहिए। आपने अपनी तो बता दिया, अब अगर महराज मलिक बोल रहे हैं कि रीजन क्या था, रीजन ये बताया गया कि वो डिस्पेंसरी को और कहीं शिफ्ट कर रहे थे जहाँ पे ज्यादा नुकसान था जाना, क्योंकि वहां पे ऊंचाई थी, और वो बोलते हैं कि जहाँ पे है वहां पे रहने दो। और अगर वो बोल रहे हैं कि ये किसी मिली भगत से ये चीज चल रही है कि डिस्पेंसरी को शिफ्ट करना, तो उसकी जांच नहीं बनती थी कि एक रिप्रेजेंटेटिव बात की जांच नहीं बनती थी। यहाँ एक ही तरफा आपने फैसला दे देना कि हाँ भाई महराज मलिक गलत है। मेरा एक सीधा सा सवाल है, क्या जो गुड गवर्नेंस होती है उस गुड गवर्नेंस के अंदर एक डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, वहाँ पे 144 इम्पोज होता है, 130 जो कन्वर्ट हुआ है 163 BNS वो इम्पोज होता है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, पूरे जम्मू कश्मीर को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है, क्योंकि उनका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो डिटेन किया गया। अब उसके बावजूद जिस व्यक्ति ने वहीं पे अपनी सर्विस देनी है उसके अगेंस्ट इतने लोग खड़े हो गए, क्या उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वहाँ से सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि जब ये प्रोटेस्ट वहाँ पे शुरू हुआ तो डिप्टी कमिश्नर को वहाँ से उठा के गठ दूसरी जगह में शिफ्ट किया गया। उसके बावजूद उन्होंने 144 इम्पोज करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना है, ऑब्वियस वो अपनी पावर एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन क्या सेंटर को या स्टेट गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है, हमें इमीडिएटली इस डिप्टी कमिश्नर को वहाँ से रिमूव करके। और दूसरी चीज़ ये थी कि अगर आपका और मेरा विवाद आपस में पैदा हो गया तो आप मेरे अगेंस्ट पावर एक्सरसाइज कर रहे हो। बिल्कुल आपकी बिल्कुल सही बात है। देखो मैं बोलता हूँ कि नो वन शुड बी जज ऑफ हिज ओन काज। अगर मैं अपने काज का, इवन अगर जज साहब पे भी ऐसा कुछ हो तो वो भी अपने केस को खुद प्रिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये मैंने पहले भी आपको बता दी कि कानून ये कहता है कि अगर मेरे खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ, अगर मैं जज हूँ तो आई हैव टू ट्रांसफर दैट केस टू अनदर जज, आई कैन नॉट सिट ओवर द मैटर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें इम्पार्शियलिटी दिखानी है कि मैं अगर मेरे को देखो, अगर मेरे खिलाफ को मेरे को चांटा मार के जाए और मेरे को बोला जाए कि इसका निर्णय करो, तो मैं क्या पता फांसी भी दे दूँ, क्योंकि हीट ऑफ पैशन में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु दूसरे को शिफ्ट क्यों किया जाता है, किसी को और क्यों बोला जाता है इंक्वायरी के लिए? क्योंकि निष्पक्ष हो, क्योंकि दूसरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे बीच में हम दोनों एक दूसरे के काज को डिस्कस करें तो क्या पता हम एक दूसरे को फांसी की सजा दे दें। तो इसलिए ये जो चीज़ है, क्योंकि 2 पर्सन्स को पावर थी, डिविजनल कमिश्नर को पावर थी और डीसी को पावर थी। डीसी के खिलाफ कुछ हुआ है तो इसको ट्रांसफर कर दिया जा सकता था डिविजनल कमिश्नर को। वो इसको देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अगर अपना काज मैं खुद ही सुनूं और खुद ही साइन करूं तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तो उस पर तो कोई रोक नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ, उसके बावजूद अभी जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है, रिप्रेजेंटेशन का भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर नहीं किया है। अब ये लीगल फाइट कोर्ट में ही कंटेस्ट होगी, तो क्या कहना है? देखिए, अभी रिप्रेजेंटेशन फाइल नहीं की गई है। अभी मैं आपको जानकारी ये बता दूं, क्योंकि हर एक चीज़ को हमारे जो लीगल टीम है इसको फैक्ट्स को जांचना होता है, हमने अपने तरीके से चलना होता है। तो रिप्रेजेंटेशन जो भी है, अगर जब भी फाइल करनी होगी, वी कैन नॉट डिस्क्लोज इट एट द पब्लिक डोमेन। ये की गई है कि नहीं की गई है, हम पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते, ठीक है ना। तो अगर हमें जैसे, तो ये जो सोशल मीडिया पे विदाउट जाने हुए सोशल मीडिया पे कानून की कार्रवाई नहीं चलती है। कानून की कार्रवाई कोर्ट में होती है और हमें अपना
जो मापदंड है किस तरह से हमने उसको निभाना है वो हम कोर्ट में ही डिसाइड करते हैं। हमारी एक टीम है, दैट शुड बी विद इन दैट टीम। नहीं, मेरा क्वेश्चन कोर्ट वाला नहीं था, मेरा क्वेश्चन था जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर है विद इन, देखो ये पावर 12 डेज की 12 डेज की पावर है। उसके बाद ये ट्रांसफर शिफ्ट होती है गवर्नमेंट के पास। नाउ गवर्नमेंट हैज टू कॉन्स्टिट्यूट ए बॉडी, जिसको बोलते हैं एडवाइजरी बोर्ड, वो आगे ही कॉन्स्टिट्यूटेड है। एडवाइजरी बोर्ड के पास जाएगा, वो तथ्यों को देखेगा, उसको डीसी साहब का भी सुनना है और हमारी रिप्रेजेंटेशन भी सुननी है। जब वो देखेगा हाँ भाई दोनों में से किसका पलड़ा भारी है, वो ऑर्डर देगा, अगर नहीं देगा तो आगे सजा होती है। तो ये है हमारा परिक्रमा है। पर मेरे को लगता है जब हम हाई कोर्ट में जाएंगे वहीं पे ये क्वैश हो जाएगा, 100% क्वैश होगा, क्योंकि इसमें कोई जितने भी ग्राउंड्स बनाएंगे वो तो निराधार है। पिछली FIR 2014 की उठा के आप ले आए, जिसमें कितने को केस कंपाउंड हो गए, कितने केसेस में ट्रायल चल रहा है। अब 9% शुड भी, 2 विड्रा भी हो गए, विड्रा हो गए। अब जब तक किसी को आप साबित नहीं कर दोगे कि वो मुलजिम है, तब तक तो उसको मुलजिम नहीं ना बोल सकते, ठीक है ना। उसमें वो तब मुझे जब उसको आप ट्रायल करेंगे उसके बाद वो साबित हो जाएगा। अभी तो बेचारा आरोपी है, सिर्फ आरोपी है उसके ऊपर। जब सिद्ध होंगे तो अलग बात है, वो करे गवर्नमेंट, हम किसी को रोक नहीं रहे, पर उसको उसमें नहीं अगर आप कन्विक्ट कर पा रहे तो आप दूसरा कानून लाके उसको अंदर कर देंगे, तो ये कहीं नहीं। 2 तरीके का केसेस एक ही बंदे के ऊपर करना वो बड़ी गलत बात है। हम इसी के लिए यहाँ पे खड़े हैं कि हम चाहते हैं कि कानूनी तौर पे कार्रवाई हो, जो बनता है किया जाए, पर जो नहीं बनता उसके हम खिलाफ हैं। सर मैंने तीन चीज़ें उसमें पढ़ी हैं। 3 चीज़ों में से मैंने जो FIRs देखी हैं जो अंडर ट्रायल हैं, उसमें से आपने कहा 2 विड्रा हुई, एक कंपाउंडेबल थी, वो कंपाउंड कंप्रोमाइज हुई है। एक नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसमें जो है, इसमें कुछ जो है, ठीक है, वो हमारी विड्रा हो गई हैं। विड्रा इन द सेंस की कंपाउंड हो गई हैं। जब कंपाउंड होती है विड्रा कर लेते हैं हमारी पिटीशन की, हाँ भाई हमें इसमें कोई वो नहीं है कुछ नहीं सर, मेरा सवाल कुछ और है। मैं असल में ये कहना चाहता हूँ कि उसमें 3 सेक्शनें जो है वो हर एक FIR में आपको मिलेंगी। हाँ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, रांगफुल रिस्ट्रेन, 341, 506, 504 और 353। पुलिस ने डाली गई है। पुलिस की हम कितनी बारी आपको पता है, जब चालान पेश होता है तो चार्ज पे बहस होती है। चार्ज बिना बहस हुए कोई ट्रायल स्टार्ट नहीं होता। तो कोर्ट में जब आता है तो कितनी सेक्शन हम वहीं पे खत्म करवा देते हैं चालान के चार्ज के ऊपर ही। तो अभी जब आएगा उसके बहस करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। अभी कहना प्रीमेच्योर है। पुलिस के पास पूरी पावर है, वो तो 302 भी लगा दे, उसके ऊपर कुछ नहीं है। पुलिस ने क्या किया, किस बेसिस पे किया, उसको हम चुनौती कोर्ट में देंगे। और मेरे को पता है कि कोर्ट में जब चुनौती देंगे तो वो कोई केस बनता नहीं होगा। शुक्रिया।